अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम लोग आइसोस्पिन या इसको आइसोबैरिक स्पिन भी कहते हैं उसको स्टडी करेंगे। आइसोटॉपिक स्पिन भी कहते हैं इसको। सो आइसोबैरिक, आइसोटॉपिक या आइसोस्पिन, ठीक है। सो शॉर्ट में आइसोस्पिन या आई स्पिन भी समटाइम कहा जाता है। सो ये आइसोस्पिन जो है एक फिक्टिशियस काइंड ऑफ स्पिन है जो हम असाइन करते हैं टू न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। अच्छा, देखा ये गया था कि जब हमने स्टडी किया न्यूक्लियर फोर्स को स्टडी किया, और उनको स्टडी करने का तरीका हमारा ये था कि हम न्यूक्लियॉन का इंटरेक्शन देखते थे, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन, ठीक है। तो इन इंटरेक्शंस को हमने स्टडी किया तो हमें पता चला कि जो फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान लग रही है और उसी ऑर्डर की फ़ोर्स जो है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी लग रही है। यानी ये और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी लग रही है। सो यानी ये कि जो न्यूक्लियर फोर्स है, इट इज़ अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, विच मीन्स कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो इनको एक ही पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रही है। तो यानी और हमें इससे ये पता चला कि जो न्यूक्लियर फोर्स है, इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, बट उन दोनों के ऊपर न्यूक्लियर फोर्स जो लग रही है उसका ऑर्डर सेम है। सो देयरफॉर सिंस द न्यूक्लियर फोर्स इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट एंड इट डज़ नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑल्सो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की और बाकी सारी चीज़ें जो थीं वो भी सेम थी, यानी वो दोनों जो है वो 3 क्वार्क से मिलके बने हुए हैं, दोनों का मास अप्रॉक्सीमेटली सेम है, दोनों का जो स्पिन है वो सेम है, ठीक है, स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं। तो ड्यू टू ऑल ऑफ दीज अदर सिमिलैरिटीज़ बिटवीन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एंड ऑल्सो कि वो जो जिस फोर्स के अंडर वो न्यूक्लियस के अंदर हैं, दैट फोर्स ट्रीट बोथ ऑफ दीज पार्टिकल एज सेम। तो हमने क्या किया कि हमने एक न्यू स्पिन, और ये हमने क्या किया 1932 में अर्नेस्ट हाइजेनबर्ग ने ये सजेस्ट किया, और उसने कहा कि जो न्यूक्लियॉन हैं दे आर पार्टिकल ऑफ अ सेम फैमिली। तो उसने फिर इनको एक स्पिन वो असाइन करता है, जिस स्पिन का इंट्रिंसिक स्पिन या उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये स्पिन बनाई गई टू स्टडी द न्यूक्लियर फोर्स। यानी अब हम जब न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं और हमने उसकी रिएक्शंस देखने होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा डी के, तो उसमें आइसोस्पिन कंजर्व होती है। और हमें अगर इसको आइसोबैरिक स्पिन भी कहते हैं ना, तो आइसोबैरिक इज़ फॉर आइसोबार्स, ठीक है। तो ये आइसोबार को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल हमें पता है ना आइसोबार क्या होते हैं। तो आइसोबार जो हैं आइसोबार जो हैं वो एक ही फैमिली के वो सारे यानी एक ही मास नंबर के वो सारे एलिमेंट होते हैं जो कि डिफरेंट एलिमेंट हैं, बट दे हैव सेम ए नंबर। उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफरेंट हो सकते हैं, बट उनका जो मास नंबर है वो सेम है। फॉर एग्जांपल एक बहुत फेमस जो आइसोबैरिक ट्रिपलेट है वो A=14 वाला है, जिसमें कि कौन कौन सा आता है, कार्बन आता है, ऑक्सीजन आता है और नाइट्रोजन आता है। तो कार्बन का जो 612 है, तो बेसिकली कार्बन का 14 वाला जो आइसोटॉप है, ऑक्सीजन 814 और नाइट्रोजन 714। सो ये तीनों जो है ये आइसोबार्स हैं, इनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफरेंट हैं, बट ए जो है वो सेम है। सो इनकी स्टडी के लिए और ये देखा गया कि ये जो आइसोबार्स हैं दे हैव सिमिलर स्टेट्स, यानी इन सब की हम एंड पे इनकी स्टेट्स निकालेंगे तो ये एक आइसोबैरिक ट्रिपलेट बनाते हैं। तो इस बेस के ऊपर हम जो है वो न्यूक्लियॉन को एज अ मेंबर ऑफ अ सेम फैमिली मानते हैं, और हम ये कहते हैं कि that there is no need to distinguish in the formalism of nuclear physics. So in the formalism of nuclear physics में ये चीज़ यूज़ होगी between a spin up or a spin down nucleon, ठीक है। The multiplicity of spin orientation
may enter into equation, for example in the statistics of interaction, but the actual value of projection does not appear. बहरहाल ये कि जो हमारा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है उनकी जो स्पिन वैल्यूज़ हैं, यानी जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पिन है उसी तरह प्रोटॉन की स्पिन वैल्यूज़ जो हैं वो जो एक्चुअली इसकी स्पिन है जिसको हम कहते हैं कि प्रोटॉन स्पिन हाफ पार्टिकल है, वो न्यूक्लियर फिज़िक्स में इतना मैटर नहीं करती है. सो द एक्सेप्शन टू दिस सिचुएशन कम्स अबाउट व्हेन वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड ओनली. ठीक है. So the charge dependence of nuclear force means that in most instances we don't need to distinguish in the formalism between neutron and proton. ठीक है. So we don't need to distinguish since it is charge independent force. So proton and neutron are treated as the same, are the group them together as a member of common family, the nucleons. ठीक है. So this is the this is where we diagnose this term. We make this term nucleon कि ये एक पार्टिकल है, ये दो पार्टिकल नहीं है. सो अगर आप इसको देखें तो ये कह रहा है कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर ट्रीटेड एज दी स्टेट, दे आर टू डिफरेंट स्टेट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल. ठीक है. सो अब अगर ये टू डिफरेंट स्टेट ऑफ सिंगल पार्टिकल हैं तो हमने इनको द न्यूक्लियन इज असाइन अ फिक्टिशियस स्पिन फैक्टर called isospin. The two degenerate nuclear states of nucleon in the absence of electromagnetic interaction, like the two degenerate states of nucleon in the absence of magnetic field, are then isospin up and isospin down. So degenerate states हैं, इसका मतलब है कि दोनों states have same energy, which and only this degeneracy is broken when we apply external magnetic field in the case of normal spin, और ये कि in the case of isospin जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब हमें पता चलेगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो डिफरेंट पार्टिकल हैं. अदरवाइज दे आर डीजेनरेसी इन द स्टेट्स ऑफ न्यूक्लियन. सो अच्छा, अब हमने आर्बिट्रेरीली यानी एक आप कह लो कि कन्वेंशन हमने सेट कर दी. सम टाइम यू विल सी दिस कन्वेंशन अदरवाइज कि हम आइसोस्पिन अप जो है असाइन करते हैं किसको, टू प्रोटॉन, एंड आइसोस्पिन डाउन टू न्यूट्रॉन. यानी हम T इज़ इक्वल टू 1/2 प्रोटॉन को साइन करते हैं और T सो लेट मी टेल यू T जो है बेसिकली T जो है इसको हम आइसोस्पिन कह रहे हैं और इसका थर्ड कंपोनेंट होगा. ठीक है. T जो है वो 1/2 है न्यूक्लियॉन्स के लिए, क्योंकि न्यूक्लियॉन जो है वो डबलेट बना रहे हैं, दो स्टेट्स हैं उनकी. T3 जो है ये आपके पास MTH बार होगा और उसकी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं. T3 जो है वो प्रोटॉन के लिए +1/2 होगा H बार और फॉर प्रोटॉन. सो T3 फॉर प्रोटॉन और इसी तरह T3 फॉर न्यूट्रॉन जो है वो -1/2 H बार होगा. ये कन्वेंशन जो है किसी बुक में उल्टी भी मिल सकती है आपको, यानी प्रोटॉन को वो माइनस कह देंगे और उसको प्लस कह देंगे, बट इससे यानी ओवरऑल हमारे रिजल्ट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो दीज प्रोजेक्शंस, सो MT इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ द आइसोस्पिन along the direction of arbitrary direction that we are measuring along. These projection are awarded with respect to an arbitrary axis called 3 axis. ठीक है. जैसे वहाँ Z axis होता था. In a coordinate system whose axes are labeled 1, 2 and 3. सही है. In order to distinguish it from the laboratory the axis of Z axis. So like simply ये भी एक कन्वेंशन है कि आपने उनके एक्सेस को 1, 2, 3 कह दिए इंस्टेड ऑफ X, Y, Z, और उसकी जो थर्ड कंपोनेंट्स को आप T3 से रिप्रेजेंट करते हैं रादर देन जैसे हम नॉर्मल स्पिन का SZ कहते हैं या एंगुलर मोमेंटम का LZ कंपोनेंट कहते हैं ना, उससे डिस्टिंग्विश करने के लिए. द आइसोस्पिन ओबेज द यूजुअल रूल फॉर एंगुलर मोमेंटम. क्या रूल्स हैं? दैट द वेक्टर की जो लेंथ है वो T × T+1 H बार का रूट होगी. ठीक है. तो ये वैल्यू बिल्कुल ऐसी जैसे S × S+1 H बार, ठीक है, वो होती है. एंड विद 3 एक्सिस प्रोजेक्शन T3 इज़ MTH बार. सही है. सो ये जो हमने भी पढ़ा.
फॉर द सिस्टम ऑफ सेवरल न्यूक्लियॉन्स, अब ये है कि हमारे पास हम चूँकि न्यूक्लियस से डील कर रहे हैं, हम न्यूक्लियॉन पार्टिकल फिज़िक्स में इसको मतलब फर्दर हम जो है वो न्यूक्लियॉन के टर्म में ही डिस्कस करते हैं, बट न्यूक्लियर फिज़िक्स में चूँकि हम एक कंप्लीट न्यूक्लियस से डील कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफरेंट करते हैं। हम कहते हैं कि चूँकि वी आर डीलिंग विद सेवरल न्यूक्लियॉन्स, द आइसोस्पिन फॉलोज कपलिंग रूल्स identical to the rules of ordinary angular momentum vectors. A two nucleon system, for example, can have total isospin t is equal to 0 और 1. ठीक है, टू न्यूक्लियन सिस्टम उसी तरह जैसे एक जो है वो स्पिन अप होगा, दूसरा डाउन होगा, तो उनको हम ऐड करके या तो यानी आपके पास आंसर जो है वो एक या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है. ठीक है, तो जैसे ये for example, two nucleon system, we can have t is equal to 0 or 1. There are thus four possible three axis component, that is t3 can be plus 1, indicating कि आपके पास प्लस 1 है, नहीं प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन की स्पिन होगी प्लस हाफ और दूसरे की प्लस हाफ, तो प्लस 1 t3 यानी 2 प्रोटॉन्स हैं, या t3 इज़ -1 दैट इज़ 2 न्यूट्रॉन है, या कम्बिनेशन ऑफ t3 एक कम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे 0 बना देगा, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन. अनदर कॉम्बिनेशन वो t इज इक्वल टू 0 में होगा, सो यानी ये t इज इक्वल टू 1 है, सो t इज इक्वल टू 0 या 1. सो यानी एक आपके पास स्टेट होगी t इज इक्वल टू 0 वाली और एक स्टेट होगी t इज इक्वल टू 1 वाली. इस 1 वाली स्टेट में आपके पास उसी तरह t3 जो है वो -t से लेकर प्लस t तक की वैल्यूज़ ले सकता है, यानी -1 और 1 के स्टेप के साथ ना, सो -1 0 एंड +1. तो यानी 4 आपके पास स्टेट्स होंगी. एक तो t इज इक्वल यानी ये फर्दर जो है वो 3 स्टेट्स ये वाली हो गई और एक ये t0 वाली स्टेट. तो इस तरह अब कहता है कि correspondingly semi-classically to the anti-parallel or parallel orientation of the two isospin half vectors. The 3-axis component of total spin T3 is sum of the 3-axis component of all individual nucleons, and thus for any nucleus this is true. तो अगर हमें फॉर एग्जांपल सो अब हमारे पास हम दो न्यूक्लियन का देख रहे हैं, न्यूक्लियस हैव मोर देन टू न्यूक्लियन ना. सो अगर आपको न्यूक्लियस की देखनी है तो न्यूक्लियस की जो आइसोस्पिन होगी इट विल बी t3 इज द सम ऑफ द 3 एक्सिस कंपोनेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल न्यूक्लियन. सो सारे इंडिविजुअल न्यूक्लियंस का जो t3 होगा, सो उसको हम स्मॉल t3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल t3 जो है. तो एक स्मॉल t जो है अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने ये आपके पास t है, जैसे क्वांटम नंबर होता है 1/2, इसका जो थर्ड कंपोनेंट उसको हम स्मॉल t3 से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये कैपिटल t3 जो है दिस इज़ दी, जैसे j नहीं होता, कैपिटल j इज़ j1 + j2 + j3 सो ऑन, उसी तरह ये कैपिटल t3 है विच इज़ द सम ऑफ ऑल द स्मॉल t3s फॉर ऑल द न्यूक्लियन. ठीक है, ये सॉरी मैंने j लिख दिया t. So T3 for first nucleon, T3 for second nucleon, so on. यानी इस summation of Ti. ठीक है, I is 3 या T3 where I goes from 1 to n जितने भी nucleon है आपके पास. So T3 capital T3 is the isospin third component of the total of the nucleus, सारे nucleons को मिला के. So ये देखा गया है कि T3 is 1/2 z minus n, where z is the number of protons and n is the number of neutrons. और ये जो T3 है it can take any value at least as great as T3 का magnitude. सो अगर आप ये A14 आइसोबार्स को देखें तो कार्बन जो है उसके पास उसका अगर हम T3 निकालें तो आपके पास 8 नंबर ऑफ 1/2 z minus n है. सो 6 प्रोटॉन्स -8 न्यूट्रॉन्स, तो ये आपके पास आता है -2/2 दैट इज़ -1. सिमिलरली T3 for
ऑक्सीजन जिसमें कि 1/2 इंटू 8 - 6 है, उसका +1 आ जाएगा, और नाइट्रोजन में दोनों सेम है तो उसका 0 हो जाएगा। So T3 for nitrogen is 1/2, 7 - 7 that is 0. So ये अब इस तरह ये जो ये आइसो बार्स हैं, ये एक स्पिन ट्रिपलेट बनाते हैं, ठीक है। और इनकी जो न्यूक्लियर स्टेट्स है वो इस लिहाज से ये स्टेट्स जो है वो सेम एनर्जी रखेंगी, या लाइक ग्राउंड मतलब इसके अंदर थोड़ी सी मोर कॉम्प्लिकेटेड है कि ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट जो है वो किसकी ग्राउंड स्टेट और किसकी एक्साइटेड स्टेट जो है वो सारा ये ट्रिपलेट बना रही हैं। बहरहाल इतनी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सो दिस इज़ दी लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्पिन। और अब ये जो है मैं थोड़ा सा इस बुक से देख रही हूँ, ये आपकी इल्मे वाली बुक है, तो कहते हैं कि टोटल वेव फंक्शन जो है, आप ज़ाहिर है उसके अंदर जैसे टोटल वेव फंक्शन जो है इसमें स्पिन पार्ट होता है जो कि वेव फंक्शन का हिस्सा ही होता है, तो हमारा वेव फंक्शन जो है वो उसमें स्पेस पार्ट है और स्पिन पार्ट है। अब उसके अंदर अब अगर आप न्यूक्लियस का टोटल वेव फंक्शन बनाएंगे तो उसके अंदर आइसोस्पिन पार्ट भी शामिल हो जाएगा। दिस मस्ट बी एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू इंटरचेंज ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 न्यूक्लियॉन्स। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन फॉर एग्जांपल कहते हैं हमने उसको सॉल्व किया था विद अ सिमेट्रिक एस स्टेट एंड डी स्टेट के वेव फंक्शन के साथ जो कि सिमेट्रिक हैं, ठीक है। सो इफ़ दे आर सिमेट्रिक the two spins are parallel so that phi is that is the isotopic spin must be antisymmetric। तो हमारा टोटल वेव फंक्शन है उसको एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 न्यूक्लियॉन। तो ये कि ये स्पेस पार्ट जो है हमारा सिमेट्रिक है, सो जो स्पिन पार्ट है उसको एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए। सो टी जो है दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर न्यूट्रॉन। और ऑल्सो वी कैन फाइंड इट विद दिस फार्मूला। अच्छा, यहाँ पे देखें कि जैसे इन्होंने इसको उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन जब आप उल्टा लिखेंगे तो यहाँ न्यूट्रॉन पहले लिख देंगे, ठीक है। सो क्रेन की बुक में जो है वो इन्होंने प्रोटॉन को +1/2 असाइन की है, यहाँ पे इन्होंने प्रोटॉन को ये मेरे ख्याल है इन्होंने कैप्लॉन को फॉलो किया, तो कैप्लॉन ने ऐसे किया हुआ उल्टा, यानी प्रोटॉन को -1/2 और उसको +1/2। तो T3 जो है वो अगर आप निकालें न्यूट्रॉन के लिए तो 1 ही प्रोटॉन है इसमें और 1 ही न्यूट्रॉन है, सो इट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो किसी भी न्यूक्लियस की आप आइसोस्पिन यानी T3 निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला।